तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं आज की ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों, अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इधर आपके पास भी स्टार निशान वाला 500 का नोट है तो आरबीआई ने सुना दिया है एक और बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में करेंसी नोट को लेकर कई तरह की खबरें देखने को मिल रही है। हाल ही में सरकार ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया और इसी बीच आज आरबीआई ने एक बयान जारी किया और जिसमें से रिजर्व बैंक ने स्टार निशान वाले नोट के बारे में जानकारी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टार निशान वाले नोट की वैधता को लेकर जताई जा रही तमाम आशंकाएं खारिज करते हुए कहा कि ये नोट किसी भी दूसरे वैध नोट के ही समान है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आरबीआई ने बयान में कहा कि गलत छपाई वाले नोट की जगह जारी किए जाने वाले नोट पर अंकित संख्या वाले पैनल में स्टार का निशान जोड़ा गया है। वहीं सीरियल नंबर वाले नोटों की गड्डी में गलत ढंग से छपे नोट के बदले स्टार निशान वाले नोट जारी किए जाते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्टीकरण नोटों के नंबर पैनल में स्टार निशान होने पर उसकी वैधता को लेकर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में आशंकाएं जाहिर किए जाने के बाद दिया है। वहीं दोस्तों, आरबीआई ने कहा कि स्टार निशान वाला बैंक नोट किसी भी दूसरे वैध नोट की तरह ही है और उसका स्टार निशान बस यह दर्शाता है कि उसे बदले गए या दोबारा प्रिंट किए गए नोट की जगह जारी किया गया है। स्टार का यह निशान नोट के नंबर और उसके पहले दर्ज होने वाले अक्षरों के बीच लगाया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि इधर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जिसके पास भी 2000 रुपये का नोट है वह उसे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सकता है या किसी दूसरे नोट से बैंक में जाकर बदल सकता है। बैंकों को 2000 रुपये का नोट बदलने के लिए जारी व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर की समय सीमा तक 2000 रुपये के ज्यादातर नोट वापस आ जाएंगे। और बड़ी अपडेट की ओर, G20 सम्मेलन के डिनर के दौरान जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने मिलाया हाथ तो क्या हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पिछले वर्ष बाली में G20 शिखर सम्मेलन में एक डिनर के दौरान एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं द्विपक्षीय संबंधों को स्थिति बनाए रखने की आवश्यकता पर बातचीत की थी और यह मई 2020 में भारत चीन सीमा पर उत्पन्न गतिरोध के बाद ये दोनों नेताओं की पहली बार सार्वजनिक मुलाकात हुई थी। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने जोहान्सबर्ग में 2 दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल तथा शीर्ष चीनी राजनयिक वांग ई के बीच बैठक के बाद दावा किया कि शी और मोदी पिछले साल नवंबर में हुए G20 शिखर सम्मेलन से इस तरह बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को स्थिति स्थिर बनाने पर महत्वपूर्ण आम सहमति पर पहुंचे थे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पिछले साल बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित डिनर के अंत में एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की आवश्यकता पर बात की थी। वहीं दोस्तों, बागची ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमने दृढ़ता पूर्वक कहा कि पूरे मुद्दे के समाधान की कुंजी भारत चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC स्थिति को हल करना था और सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल करना है। वहीं डोभाल ने 24 जुलाई को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक से इतर वाग से मुलाकात की थी। साथ ही यह पूछे जाने पर कि क्या चीन के राष्ट्रपति दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, इस पर बागची ने कहा कि भारत सभी आमंत्रित नेताओं की भागीदारी के साथ इसकी सफलता के लिए सभी प्रयास और तैयारियां कर रही है। वहीं अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य बनाने के साथ ही भारत के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह होगा और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले पर कुछ भी ठोस कहना जल्दबाजी होगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इस प्रस्ताव का कथित तौर पर समर्थन किए जाने पर संबंधित खबरों के बारे में बागची ने कहा कि उन्होंने ऐसी टिप्पणियां नहीं देखी है। उन्होंने कहा, लेकिन अगर रूस ने प्रस्ताव समर्थन किया तो यह अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं आज के ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों, अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। पाकिस्तान में जहां है अंजू,
पाक फौज भी वहां जाने से खाती है खौफ, वो जान लेती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इधर दुनिया भर में लाखों समस्याएं हो मगर आशिकों की प्रेम कहानियां अपनी धुन में चलती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सीमा हैदर और सचिन के लव स्टोरी की खबरों पर ब्रेक लगा तो वहीं राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची अंजू और उसके फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह के किस्सों ने जोर पकड़ लिया है। दोनों की स्टोरी में एक चीज़ कॉमन है और ये वो है कि सीमा और अंजू दोनों का दावा है कि उसके मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही थी। वहीं पानी मानो तो सिर के ऊपर से गुजर रहा था और इसलिए आगे वो कुछ हुआ भी उसने लोगों की गली चौराहों और सोशल मीडिया पर बहस करने का एक नया मुद्दा बना दिया। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल अंजू और नसरुल्लाह की कथित शादी से पहले एक वीडियो सामने आया जो कि उसे खैबर पख्तूनख्वा में बना है और जहां पाकिस्तान की फौज भी जाने से पहले 100 बार अपना नफा नुकसान सोचती है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े हिस्से में आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान का राज चलता है। वहां पर वही होता है जो आतंकी चाहते हैं। वहीं तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जिसे पाकिस्तान की सरकार भी कांपती है। वहीं पेशावर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी हमला होता है तब इस संगठन का नाम जरूर सामने आता है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना भी इस आतंकी संगठन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में खौफ खाती है। वहीं पाकिस्तान की सरकार और टीटीपी में बाकायदा दो मुल्कों की तरह शांति समझौता यानी सीज फायर होता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इसी टीटीपी ने इंटरनेशनल अवार्ड विनर मलाला यूसुफजई पर हमला किया था। वहीं 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला करके इसी आतंकी संगठन तहरीके तालिबान ने 126 बच्चों की हत्या कर दी थी। वहीं हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा की एक ऐतिहासिक मस्जिद में हुए धमाके के एक पुलिस अफसर की मौत हो गई थी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इधर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के एक ट्वीट के मुताबिक पिछले साल यानी 18 जून 2022 से 18 जून 2023 खैबर पख्तूनख्वा केपी प्रांत पर 665 आतंकी हमले हुए जिसमें से 15 आत्मघाती बम विस्फोट शामिल थे। पिछले एक साल के आंकड़ों की तुलना करें तो खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी वारदातों में 500% की भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सेना भी जाने से डरती है। वहां पाकिस्तान की सरकार के बजाय मानो तहरीके तालिबान यानी टीटीपी का राज चलता है। जो कि आतंकी चाहते हैं वही होता है। इन आतंकवादियों को रोकने की ताकत ना तो पाकिस्तान की सेना के पास है, ना ही पाक रेंजर के पास है और ना ही पाकिस्तान की पुलिस और वहां की कोई पूछ नहीं है। साथ ही दोस्तों कहा जा रहा है कि अंजू वहां बहुत खुश है और मानो पाकिस्तान की बजाय अमेरिका और यूरोप के खुशहाल देशों में पहुंच गई है। मगर पाकिस्तान जहां महंगाई की वजह से लोगों की रोटी के लाले हैं वहीं अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है। जिस मुल्क का बिना कर्ज लिए कोई काम नहीं चल रहा, ऐसे में अंजू का सीमा पार करके पाकिस्तान के सबसे खतरनाक इलाकों में पहुंच जाना लोगों की समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए दोस्तों आइए चलते हैं आज की ताज़ा और बड़ी अपडेट में। लेकिन दोस्तों अपडेट में चलने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की ओर। महंगाई भत्ता बढ़ने से पहले 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने सुना दी है बड़ा फैसला, संसद में दे दी बड़ी जानकारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है और जल्द ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होने वाला है। वहीं केंद्र सरकार एक बार फिर से महंगाई भत्ता यानी डीए हाइक का प्लान बना रही है। लेकिन इस खबर से पहले ही एक और बड़ी खबर सामने आ गई है कि इस समय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की तरफ से सैलरी मिलती है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट आ गया है। सरकार ने आखिरकार बता ही दिया कि 8वां वेतन कब आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में मीडिया में कई तरह की खबरें आने को देखने को मिल रही थी, जिसमें से कहा जा रहा था कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन लागू कर सकती है। फिलहाल अब सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर जानकारी दे दी गई है और मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इस बारे में स्थिति साफ कर दी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2014 में 7वें वेतन आयोग जारी किया था। इस समय साफ कर्मचारियों को इसके हिसाब से ही सैलरी मिलती थी और इसके साथ ही महंगाई भत्ते में भी 2 साल में 2 बार इजाफा किया
जाता है। और फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लाने से साफ इनकार कर दिया है और सरकार का इस तरह से फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इसको लेकर स्थिति साफ कर दी है और सामान्यतः 10 सालों में एक बार वेतन आयोग लाया जाता है और 10 साल से पहले इसमें किसी भी तरह का विचार करने का कोई भी प्लान नहीं है। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कई बार पहले भी यह कहा जा चुका है कि हम परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाने का प्लान बना रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था में कर्मचारियों को उनके काम के हिसाब से रेटिंग मिलेगी और उसी के आधार पर सैलरी में इजाफा किया जाएगा। वहीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन के स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए नए आयोग के गठन की जरूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री खुद पंकज चौधरी ही संसद में एक बार पहले भी कह चुके थे कि एक योग फॉर्मूले के आधार पर सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगली और बड़ी अपडेट की ओर। आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, अब खाते से निकाल पाएंगे सिर्फ इतने ही रुपये, बदल गया नियम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से समय समय पर बैंकों को लेकर नए नियम बनाए जाते हैं और इसके साथ ही इनको कई तरह के निर्देश भी जारी किए जाते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक और बैंकों को लेकर बड़ा अपडेट लेकर आया है। वहीं आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक से पैसे निकलवाने की लिमिट को तय कर दिया है। यानी अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आप सिर्फ 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। यानी इस बैंक में खाता रखने वाले ग्राहक 50,000 से ज़्यादा रकम की अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित नेशनल कोऑपरेटिव बैंक को लेकर यह फैसला लिया गया है और आरबीआई ने बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया। वहीं नेशनल कोऑपरेटिव बैंक की कर्नाटक की राजधानी